हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो हम सभी फिर से उपस्थित हैं। अभी तक हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास को भी देख चुके हैं। इसके बाद आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर फिर से 11 पर आ चुके हैं। तो आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से मैं लेकर आया हूं। ये श्रृंखला हमारी चलती रहेगी, कभी भी रुकने का नाम लेने वाली नहीं है। तो 10 तक की हमने कंप्लीट कर दिए थे। अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दमदार क्वेश्चनों के साथ में। अब क्वेश्चन और भी दमदार, जो कि पेपर में सीधे सीधे आपके आने वाले हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो देखिएगा, श्रृंखला रुकेगी नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। तो भाई 1 घंटा 30 मिनट हमें आप दीजिएगा जीएस के लिए, और आपके हम 38/38 क्वेश्चनों की बात करेंगे 100% वाली। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे, और आप इसी तरह से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास भी आपके इसी में, यानी कि प्रैक्टिस सेट आपके जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आप प्रैक्टिस सेट करिएगा। ठीक है, मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चनों की पीडीएफ दूंगा, जो कि इस नंबर पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इस पे आपको पीडीएफ मिलने वाली है। तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपने फोन में आप सेव कर लीजिएगा। इस नंबर को हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपके लिए हम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ आपको देंगे हल करने के लिए पेपर से 1 सप्ताह पहले, वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। उसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सब क्वेश्चन यही होने वाले हैं जो कि आपके रिवीजन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? शेखा झील के नाम से। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है हमारे लखनऊ, वृंदावन, अलीगढ़ और कानपुर। आपको पता होगा, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन में 10 प्रैक्टिस सेट, तो आप पहले उनको देखिएगा, उसके बाद आप 11वें पर आइएगा। अगर आप आज नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात यह है कि भाई जो भी आपको मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका कोई तोड़ नहीं होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको हर चीज पढ़ाई है, तो 10 प्रैक्टिस सेट में आप समझ चुके होंगे कि आज का हमारा जो रूटीन होगा, यानी कि जो अब हम बातें करेंगे, ठीक है, जो बातें अब हम करने वाले हैं ना, ठीक है, वो आपके और भी अंदर तक जाने वाली हैं बातें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लखनऊ की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, लखनऊ को पहले हम अवध के नाम से जानते थे। लखनऊ किस नाम से जानते थे? अवध के नाम से। और अभी हम किस नाम से जानते हैं? तो अभी हम लखनऊ को लखनऊ के नाम से जानते हैं। तो लास्ट ईयर आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया था कि अवध की स्थापना किसने की थी। अवध की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी लोगों को पता है कि अवध की स्थापना शहादत खान ने की थी। अवध की स्थापना किसने की थी? शहादत खान ने की थी। और अगर हम लखनऊ की बात करें कि लखनऊ की स्थापना किसने की, तो आसफ उद दौला ने लखनऊ की स्थापना की थी। आसफ उद दौला ने लखनऊ की स्थापना की थी। राइट, आसफ उद दौला ने लखनऊ की स्थापना की थी। उसी प्रकार अगर हम बात करें आपके कानपुर की, तो उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं हम कानपुर को। क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। पूर्व का बोस्टन आपके अहमदाबाद को कहते हैं, और आपके भारत का मानचेस्टर भी आपके अहमदाबाद को ही हम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अलीगढ़ में बात करेंगे, देखिएगा अलीगढ़ के ताले बहुत प्रसिद्ध हैं आपके। लखनऊ में जो आपकी जरी कला जो होती है वो आपकी प्रसिद्ध है। वृंदावन आपके मथुरा वृंदावन में है। ठीक है, तो आपकी शेखा झील से रिलेटेड क्वेश्चन है कि शेखा झील जो है वो आपके कहां पर है? तो देखिएगा आपके अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नहीं है। आप अगर सोचते हैं ये सबसे प्राचीन है, तो सबसे प्राचीन आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहां पर है? आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मुस्लिम की हम बात करें तो मुस्लिम किस में आते हैं? मुस्लिम आपके अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अगर बात करें कि भारत की टोटल जनसंख्या का, भारत में कितना अल्पसंख्यक है, तो भारत की अगर टोटल जनसंख्या की बात करेंगे तो 19.2% क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में
19.2% केवल क्या है आपके अल्पसंख्यक समुदाय हैं। कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं? 19.2, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 19.2 आपके समुदाय हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आपके मुस्लिम ही हैं। सबसे ज्यादा कौन सा है आपका? मुस्लिम सेक्टर सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपके कई सारे धर्म आते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो आपके सिख भी आते हैं अल्पसंख्यक की श्रेणी में। अल्पसंख्यक की श्रेणी में आपके ईसाई, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आपके बौद्ध, पारसी, उसके बाद अगर बात करेंगे तो जैन। यानी कि कितने समुदाय आपके आते हैं? तो 6 समुदाय आपके अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। कितने समुदाय आते हैं? 6 समुदाय आपके अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। और टोटल भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल प्रतिशत 19.2 है। इसको याद रखिए, कितना प्रतिशत है आपके? 19.2% है टोटल। और जिसमें सबसे ज्यादा 14.2 कौन है? तो 14.2 आपके मुस्लिम संप्रदाय के ही लोग हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा आपके? अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ आपके तालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तालों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिएगा, वृंदावन से अगर क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगम है या 17 है? तो 17 नगर निगम है आपके उत्तर प्रदेश में। 16वां नगर निगम कौन सा है आपका? वृंदावन है, मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद अगर हम 17वें नगर निगम की बात करें, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में आपको पढ़ाया था कि 16वां वृंदावन है, 17वां जो है वो कौन सा है आपका? 17 नंबर का शाहजहानपुर है, जो कि अभी नवीनतम बना था हमारा। ठीक है, तो आपके वृंदावन मथुरा से भी संबंधित होगी। ठीक है, जो लट्ठमार होली बनाई जाती है वो आपके बरसाने बनाई जाती है, ना कि मथुरा में, ना कि वृंदावन में। लट्ठमार होली कहाँ बनाई जाती है? बरसाने में लट्ठमार होली आपके बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, प्रश्न है कि जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो वास्तविक नाम अगर बात करें तो अजय कुमार बिष्ट उनका वास्तविक नाम था, ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कहां पर स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की, जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। तो भाई प्रश्न बनेगा कि स्वनिधि महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? ठीक है, तो स्वनिधि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? लखनऊ में। अभी तो बात करी लखनऊ, अवध, शहादत खां, आसफउद्दौला, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर आपके राप्ती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे। लखनऊ आपकी बात करूं तो गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे है। गंगा जमुना यानी कि वाराणसी की बात करेंगे तो आपकी गंगा नदी के किनारे है, जिसे हम क्या कहते हैं? काशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काशी भी कहते हैं। प्रश्न हमारा ये है कि जो स्वनिधि जो योजना महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका आयोजन कहाँ किया गया? आपके गोरखपुर में किया गया। एक देखिएगा, एक आपको एक कंफ्यूजन क्वेश्चन बनाते हैं कि गोरखपुर आपके उत्तर प्रदेश में। कभी भी आपके गोरखपुर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सिंपल सी बात है, आपके उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर आपके थारू जनजाति भी पाई जाती है। कौन सी जनजाति? थारू। थारू जनजाति पाई जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में थारू जनजाति का निवास है, जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाते हैं। थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तराई क्षेत्रों में थारू जनजाति पाई जाती है, जो कि उत्तराखंड में ही पाई जाती है। आपके गोरखपुर क्षेत्रों में भी थारू जनजाति का निवास आपके मिलता है। ठीक, उसके बाद अगर बात हम करें यहां से, मैं अगर आपको बता रहा था तो देखिएगा, एक आपका गोरखपुर, गोरखपुर का ही प्रश्न बता रहा हूं। गोरखपुर परमाणु संयंत्र लिख लीजिएगा, पेपर में जरूर आने वाला है आपके। प्रश्न अगर आ जाए कि गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहां पर है, तो आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन हो गया, मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया ऑप्शन में। ऑप्शन में आपके उत्तर प्रदेश आ गया, तो आप क्या लगाने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश लगाने वाले हैं? ठीक नहीं, कहां लगाने वाले हैं? तो गोरखपुर परमाणु संयंत्र आपके कहां पर है? हरियाणा में। तो गोरखपुर परमाणु संयंत्र आपके हरियाणा में है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, कहां पर है? आपके हरियाणा में है, और हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है, हरियाणा किस में है? हिसार जिले में। अब देखिएगा, परमाणु रिएक्टर जो होता है हमारे पास में, वही बनाए जाते हैं आपके संयंत्र के मामले में। तो परमाणु रिएक्टर में अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी बनता है हाल ही का, यानी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, तो आपके गोरखपुर परमाणु संयंत्र के बारे में बनता है। कहां पर है? आपके हरियाणा हिसार में है, याद रखिएगा। कहां पर है? हरियाणा के हिसार में है।
ठीक है, हरियाणा हिसार में आपका ये संगठन है। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। तो स्वनिधि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? आपके गोरखपुर, जो कि किस नदी किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है, ताप्ती नदी किनारे नहीं, कहां पर है? आपके राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि, कौन सा शब्द? बलि शब्द का अर्थ क्या है? तो बलि शब्द का अर्थ आखिर है क्या यहां पर? ठीक है, संत है, आश्रम है, शिष्य है, या क्रम है? तो देखिएगा मध्यकालीन भारत, अगर मध्यकालीन भारत में अगर बात करें तो पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? देखिएगा प्रश्न बना रहा हूं मैं, मध्यकालीन भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो पहला मुस्लिम आक्रमण मध्यकालीन भारत में 711-12 में हुआ था, लेकिन 712 में सफलता मिली थी। किसे मिली थी? ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को। किसे मिली थी? तो मोहम्मद बिन कासिम को सफलता मिली थी। अब जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण करा, वहीं से हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर बात करते हैं, तो पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर किया था तो वो मात्र 17 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? मात्र 17 वर्ष का था। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो एक पुस्तक है जिसे हम कहते हैं चचनामा। तो चचनामा में इसकी जानकारी मिलती है। तो इससे आपको एक पॉइंट और भी स्पष्ट होता है कि 712 में सिंध पर विजय प्राप्त किसने की? तो सिंध पर विजय प्राप्त की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। और मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। और जजिया कर आपके काफी टाइम तक चला जजिया कर। ठीक है, जजिया कर की अगर बात करेंगे तो प्रश्न लास्ट ईयर यूपी पुलिस में पूछा गया था कि कश्मीर में जजिया कर को समाप्त किसने किया? एक कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर में अकबर किसे कहा जाता है? कि कश्मीर में जजिया कर को किसने समाप्त किया? तो आंसर होगा अबेदीन ने। किसने समाप्त किया? तो जैनुल अबेदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसी ने कश्मीर में जजिया कर को समाप्त किया था। लास्ट ईयर प्रश्न पूछा गया था यूपी पुलिस में। ठीक है, किसने समाप्त किया था? खजूर की खेती और वगैरह सी सबकी खेती किसने स्टार्ट की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में स्टार्ट की थी। प्रश्न है कि मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि का क्या अर्थ है? तो बलि शब्द जो है उसका क्या संदर्भ है? आपकी किससे संबंधित है? संतों से संबंधित होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी ऐसे प्रश्नों को इग्नोर ना करिएगा। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो ऑफलाइन क्लास की तरह मजा नहीं आने वाला है आपको। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन पर बात करते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ शब्द लेकर आता है जो आपके लिए डिस्कस, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है और ये आपके लिए लेकर आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री के भीतर है? फुल डिटेल में पढ़ेंगे, हर प्रश्न को फुल डिटेल में लेकर आए हैं, हर प्रश्न की डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी हमारी श्रृंखला होगी। ठीक है, अब इस सेगमेंट में हम 15 प्रैक्टिस सेट अभी और करेंगे। तो 10 पहले वाले थे, 15 ए वाले मिला लेंगे तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और कितना सारा आपको डिस्क्राइब हम करा देंगे। ठीक है, तो अक्षांश रेखा नई दिल्ली के अक्षांश के लिए डिग्री के भीतर है। किसके डिग्री के भीतर? ढाका शहर के, बांग्लादेश में है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। एवरेस्ट आपके कहां पर है बताइएगा? माउंट एवरेस्ट कहां पर है आपके? अमरनाथ गुफा आपकी कहां पर है? अमरनाथ गुफा आपको सबको पता है कहां पर है। ठीक है, तो देखिएगा अगर मैं बात करूं अक्षांश की, अक्षांश क्या होता है? अक्षांशीय रेखा आपकी होगी, क्या होगी? अक्षांशीय रेखा होगी। और अक्षांशीय रेखा बोले या भूमध्य रेखा बोले, अक्षांशीय रेखा बोले या भूमध्य रेखा बोले आपसे, ठीक है, कितनी होती है आपकी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, या इसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं। बात तो सब एक ही है ना, विषुवत रेखा बोल दे, कौन सी होगी आपकी? ठीक है, 0 डिग्री रेखा को अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, तीनों के नाम से इसको हम जानते हैं। अंग्रेजी में मेडिटेरियन लाइन भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो प्रश्न है कि भाई किससे होगी? तो देखिए ढाका शहर से नहीं होगी। क्या आंसर होगा? एवरेस्ट पर्वत से, माउंट एवरेस्ट। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें हम, ठीक है, एवरेस्ट पर्वत, ठीक है, तो देखिएगा एवरेस्ट पर्वत जो होता है, एवरेस्ट पर्वत, बहुत अच्छा प्रश्न सिखाने वाला हूं, आप ये तो सीख ही चुके हो कि किसके समान होगी। तो माउंट एवरेस्ट से डिग्री का जो अंतर होगा, ठीक है,
1 डिग्री के भीतर होगी। कितने? 1 डिग्री के, लगभग में 1 डिग्री होगी, कंप्लीट 1 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, किससे होगी? आपके एवरेस्ट पर्वत से होगी। प्रश्न तो आप सीख चुके हो, उसका आंसर भी आपको पता चल गया। अब थोड़ी सी बात मेरी भी सुन लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, आपको बात ये सुननी है कि जो माउंट एवरेस्ट है हमारा, इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है? 8848 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। चाइना ने भी इसको 2 मीटर बढ़ा दिया है, तो वो चाइना के द्वारा मापी गई। 50 पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऊंचाई नहीं पूछ सकता पेपर में, हो सकता है पूछ ले, वरना जरूरत नहीं। इसे हम 15 के नाम से जानते हैं। देखिएगा, रोमन में 15 लिखा है। इसे सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, ये सब बातें आपको पता होंगी। सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। और कहां पर है? ये नेपाल में है आपके। कहां पर है? आपके नेपाल में, भारत में बिल्कुल भी नहीं है। कहां पर है? आपके नेपाल में है। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ गए। तो विश्व का सबसे ऊंचा बिंदु है, देखिएगा, सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट है ना? तो विश्व का सबसे ऊंचा पॉइंट है। अब देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पॉइंट तो यह है। अगर मैं बात करूं सबसे नीचा पॉइंट क्या है, विश्व का सबसे नीचा पॉइंट क्या होगा? तो विश्व का सबसे ऊंचा पॉइंट तो हो गया, विश्व का सबसे नीचा पॉइंट बताइएगा, नीचा बिंदु। तो विश्व का सबसे नीचा बिंदु आपका होगा मेरियाना ट्रंच। क्या होगी आपकी? मेरियाना ट्रंच, यानी कि खाई बोल सकते हैं, ये ट्रंच बोल सकते हैं, गर्त बोल सकते हैं। कहां पर है? आपके फिलीपींस में है और प्रशांत महासागर में आपके स्थित है। तो विश्व की सबसे गहरी खाई, विश्व के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी खाई स्थित है, जिसकी गहराई जो है वो आपके समथिंग 11.2 किलोमीटर है। 11.2 किलोमीटर है। ऊपर अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो 8.8 किलोमीटर होगा, 8.8 किलोमीटर होगा। तो देखिएगा, अगर मैं यहां से बोल दूं कि ए लाइन, यानी कि ए वाली बात, ठीक है, ध्यान रखिएगा, देखिए ए वाली बात और ए वाली बात अगर मैं जोड़ दूं यहां पर, तो देखिएगा कितना होगा आपका? ठीक है, 20 किलोमीटर आपका होगा। कितना? 20 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा बिंदु और विश्व का सबसे न्यूनतम नीचा बिंदु के बीच डिफरेंस 20 किलोमीटर का होता है। तो बिल्कुल होता है 20 किलोमीटर का। सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट और सबसे निचली खाई मेरियाना ट्रंच के बीच का अंतर 20 किलोमीटर होता है। बिल्कुल ठीक है या गलत है? तो बिल्कुल ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कि 8.8 11.2 20 किलोमीटर होता है। 100% बात एकदम ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा, बात क्या है? एकदम ठीक है। समझे बात को। नेपाल की बात करेंगे तो देखिएगा, नेपाल की सीमा 5 स्टेटों से लगती है। ठीक है, नेपाल की सीमा किससे लगती है? 5 राज्यों से लगती है, जिसमें आपके यूपी आता है, उत्तराखंड आता है, वेस्ट बंगाल से लगती है, सिक्किम से लगती है, और आपके कहां से लगती है? तो और अगर बात हम करें तो आपके सिक्किम के बाद में लगती है बिहार से। ठीक है, कहां से लगती है? बिहार से। तो नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 1751 किलोमीटर की सीमा बना रहा है नेपाल से। कितने? 1751 किलोमीटर की सीमा बना रहा है नेपाल से। उसके बाद अगर मैं यहां से बात करूं तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा लगती है। कितने? 7 जिलों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। जैसे अगर मैं बात करूं, बहराइच से सीमा लगेगी। किससे सीमा लगेगी? बहराइच से। नोट एक एक पॉइंट कर लीजिएगा। बहराइच से लगेगी, सिद्धार्थनगर से लगेगी। इससे आपके सिद्धार्थनगर, ठीक है, बलरामपुर, उसके बाद अगर मैं बोलूं तो महाराजगंज। कितने हो गए आपके? 4। महाराजगंज, उसके बाद बोलूं तो श्रावस्ती, श्रावस्ती, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी। किससे लगती है? उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में से आपके 7 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की सीमा लगती है? 7 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, याद रखिएगा, फुल डिटेल में मैंने आपको बताया है कहाँ की सीमा कहाँ पर लगेगी। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, आंसर उससे भी बेहतरीन था। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और ढाका में किसका मुख्यालय है? तो देखिएगा, ढाका में आपके बिम्स्टेक का मुख्यालय है।
बहुत कंफ्यूजन होता है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है और इसी का एक भाई है जिसे कहते हैं सार्क। सार्क का मुख्यालय लास्ट ईयर आपके पेपर में पूछा गया था, काठमांडू में है। कहाँ पर है आपके? काठमांडू में। तो सार्क का मुख्यालय आपके कहाँ पर है? काठमांडू में। ठीक है, याद रखिएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है आपके? काठमांडू में है। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न तो उससे भी लाजवाब है आपका। लाजवाब प्रश्न को सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? 1975 में स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर या चंबल? अगर मैं ठीक आंसर की बात करूंगा तो क्या होगा आपका? कतरनिया घाट। क्या होगा आंसर? कतरनिया घाट। ठीक है, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश का एक और भी इसमें कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व, अगर पेपर में प्रश्न आ गया कि उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व कौन सा है, कौन सा नहीं है, उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो पहला पॉइंट आएगा उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है। कितने आपके? 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, कितने टाइगर रिजर्व में? 4। तो 4 आपके टाइगर रिजर्व में। सबसे पहला बना था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, सबसे पहले आपके दुधवा बना था, सॉरी। ठीक है, सबसे पहले आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बना था। कहां पर है आपके? ठीक है, बिजनौर में। ठीक है, ये आपके बिजनौर में। उस इससे पहले बना था दुधवा टाइगर रिजर्व। कहां पर है आपके? लखीमपुर खीरी में है। कहां पर है आपके? लखीमपुर खीरी में है। उसके बाद आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व बना था। क्या बना था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये कहां पर है आपके? तो अगर इसकी बात करेंगे तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपके पीलीभीत में है। उसके बाद अभी लेटेस्ट बना है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा आपका? रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है। ये आपके कहां पर है? चित्रकूट में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व आपके कहां पर है? चित्रकूट में है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। ठीक है, याद रखिएगा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट था, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे जो एक फैक्ट आपको मिला है, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अधिनियम कब आया था, तो वन्य जीव अधिनियम 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। और वन अधिनियम 1980 में आया था। बात समझ में आ गई? ठीक है, 1972 में आपका वन्यजीव अधिनियम आया था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, 1980 में वन्यजीव अधिनियम आया था, सॉरी वन अधिनियम आया था। ठीक है, और भी अगर देखेंगे तो देखिएगा एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में आया था। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आपके आ गया था। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन अभी 5 पढ़े हैं, लेकिन कितने सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं ये तो आप ही लोगों को पता होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। कुछ क्वेश्चन बल लाइनर भी है, जैसे एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा नहीं समझने वाला है, बल लाइनर फॉर्मेट में भी है आपके। ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनिक टारपीडो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, टॉर्पीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया। समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया, इस टारपीडो का नाम क्या है? क्या नाम है? ब्रह्मास्त्र है, अरुणास्त्र है, सूर्यास्त्र है, या इनमें से कोई सा नहीं? क्या आंसर होगा इसका? आंसर नंबर बी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आंसर नंबर बी को क्लिक कर लीजिएगा एकदम। ठीक है, समुद्र के भीतर, अगर मैं कहूं समुद्र के भीतर जो छुपी हुई वस्तुएं होती हैं, छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वस्तुओं का पता लगाने के लिए, तो छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। इसका सोनार। ठीक है, सोनार का प्रयोग करते हैं। और सोनार में कौन सी तरंगे होती हैं, तो हम कह सकते हैं सोनार में पराश्रव्य तरंगे होती हैं। सोनार में पराश्रव्य तरंगे होती हैं। ठीक है, तो सोनार में आपके पराश्रव्य तरंगे होती है। याद रखिएगा कौन सी तरंगे होती है आपके? पराश्रव्य तरंगे होती हैं आपके सोनार में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न प्रकार की मिट्टी में किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख रूप से आपके पाई जाती हैं, ठीक है, काली मिट्टी, कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कैरल मिट्टी या कहें तो बिंदेन मिट्टी। ठीक है, कौन सा आंसर होगा बताइए? बहुत सरल आंसर है इसका। तो क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही सरल प्रश्न है, क्योंकि आपने मिट्टी के बारे में कई बार पढ़ा है। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं। देखिएगा, विश्व मृदा दिवस कब मनाते? विश्व मृदा दिवस, ठीक है, या कह सकते हैं मिट्टी दिवस कब बनाते? तो विश्व मृदा दिवस हम बनाते हैं 5 दिसंबर को। कब बनाते हैं? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा आपके जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है भारत में सबसे ज्यादा? जलोढ़। ठीक है, अब देखिएगा बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात करें, बुंदेलखंड क्षेत्र में दो मृदाएं सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। एक तो आपकी काली मिट्टी, कौन सी आपकी? काली मिट्टी, और एक आपकी लाल मिट्टी। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन में जो आंसर होगा लाल मिट्टी तो इसमें है नहीं। कौन सी है आपकी? काली मिट्टी। इसके लिए होती है आपके कपास यानी कि कॉटन के लिए बहुत ही जरूरी होती है, तो कॉटन की खेती आपके होती है। जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करेंगे, देखिएगा जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, जिसे हम कहते हैं खादर, और इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं बांगर। तो खादर और बांगर की बात की जाती है। खादर कहते हैं, बांगर कहते हैं। नवीनतम मिट्टी जो होती है उसे हम खादर कहते हैं, और जो आपकी पुरानी मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा विस्तार आपके इसी का है, और कितने प्रतिशत विस्तार पर है? तो 43.4% विस्तार पर आपकी जलोढ़ मिट्टी है पूरे भारत में। कितने विस्तार पर है आपके? 43.2, यानी कि सबसे ज्यादा आपके भारत में ये पाई जाती है। लेकिन बुंदेलखंड के क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न है, किसका है? उत्तर प्रदेश स्पेशल से। क्वेश्चन नंबर आपके 7 है, यानी कि 7 नंबर की हमने बात भी कर ली यहां पर। ठीक है, अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिएगा, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, या 25 जनवरी को, 24 जनवरी को, या 26 जनवरी को। ठीक है, कब बनाते हैं? देखिएगा कब बनाते हैं, सबको पता होगा, 24 जनवरी को बनाते हैं। लेकिन एक किसको किसको पता है कि उत्तर प्रदेश ने अपने स्थापना दिवस को किस वर्ष से बनाने का निर्णय लिया? तो किस वर्ष निर्णय लिया था? मान लीजिएगा ऑप्शन दे दिए हमने 2017, 2018, 2019, या कह सकते हैं 2021। ठीक है, किस वर्ष बनाने का निर्णय लिया? तो किस वर्ष बनाने का निर्णय लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमें हर कुछ सब कुछ आता है क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमें इसलिए सब कुछ आता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 2018। तो 2018 में निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में देखिएगा, सब कुछ याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी बोलेंगे या राज्य पक्षी बोलेंगे बताइएगा? तो राष्ट्रीय पक्षी नहीं होता। ठीक है, आप देखिए क्या होता, उत्तर प्रदेश के अंदर राजकीय पक्षी होते हैं। क्या होते हैं आपके? सारस। फूल किसका है? टेसू का, है ना, टेसू। टेसू फूल है, ये देखो याद रखिएगा। ठीक है, कि पक्षी क्या है? तो पक्षी सारस है, फूल आपका टेसू है। पशु क्या है? तो पशु मैं कह सकता हूं बारहसिंगा है, बारहसिंगा है। ठीक है, ऐसे ही याद रखिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में मैंने आपको सब बातें बताई थी, याद रखिएगा इस बात को भी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1950 से। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया था कि 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। 2018 में निर्णय लिया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में हम और भी पढ़ सकते हैं। जैसे अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीटें हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 लोकसभा की सीटें हैं आपके। विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो विधानसभा की सीटें 403 है।
कितनी सीटें हैं? 403 प्लस 1 विधानसभा की सीटें हैं। अगर विधान परिषद की सीटों की बात करेंगे तो विधान परिषद की सीटों की संख्या जो है वो आपके कितनी है? 100 है आपके। कई बार पेपर में पूछी भी जाती है। उसके बाद अगर मैं बात यहाँ से करूं कि और क्या है, तो योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर कौन है? हमारी आनंदीबेन पटेल, वर्तमान समय में आनंदीबेन पटेल। ठीक है, एक यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैंने आपको हर क्लास में जैसे 7 प्रश्न यूपी स्पेशल से मैं लेकर आता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रश्नों को पढ़ते रहिएगा क्योंकि यही आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो 9 मई 2023 को बोला अहमद, ये नाम है आपके टिनुबू। ठीक है, बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो भाई किसी देश के राष्ट्रपति बने हैं, नाम में सिर्फ इतना याद रखिए, बोला है। ये क्या है? इनका नाम बोला अहमद। ठीक है, बोला अहमद किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए 9 मई 2023 को? ठीक है, अच्छा नमा क्वेश्चन है, मई 2023 में किस देश में? तो देखिए किस देश में, नाइजीरिया हो गया, केन्या हो गया, सोमालिया हो गया या घाना हो गया। आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई सब देशों की कैपिटल करेंसी याद कर ले क्योंकि पेपर में कैपिटल करेंसी आपके पूछी जाएगी। ठीक है, कैपिटल करेंसी पूछी जाएगी तो कृपया करके सभी लोग उसकी याद कर लें। ठीक है, अगर नाइजीरिया की बात करेंगे तो अबूजा, कैपिटल क्या है? अबूजा। ठीक है, केन्या की बात करेंगे कैपिटल क्या है? नैरोबी। क्या कैपिटल है आपके? नैरोबी। ठीक है, अगर बात करें सोमालिया की कैपिटल क्या है तो हम कह सकते हैं सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु। क्या कैपिटल है आपके? मोगादिशु कैपिटल है सोमालिया की। घाना की कैपिटल है आपके अकरा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो कैपिटल करेंसी आप याद रखिएगा, प्रत्येक देश की 195 देशों की आती है। अगर केन्या की बात अगर मैं करूं तो केन्या में यूएनईपी का मुख्यालय भी है, यानी कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय भी है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय भी है। कहां पर है आपके? केन्या नैरोबी में, जिसकी स्थापना आपके 5 जून 1972 के अंतर्गत की गई थी। और 5 जून को पर्यावरण दिवस बनाते हैं। 5 जून को क्या बनाते हैं? तो 5 जून को ही तो पर्यावरण दिवस बनाते हैं हम। ठीक है, तो यूएनईपी का मुख्यालय भी आपके कहां पर है? बाकी आप मोगादिशु की अगर बात करेंगे, केन्या की बात करेंगे तो बोला अहमद कहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए? आपके नाइजीरिया के। ठीक है, तो नाइजीरिया को तो बिल्कुल याद में रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा नाइजीरिया को। राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या है, तो बुंदेलखंड में कितने जनपद है? तो बुंदेलखंड देखिएगा उत्तर प्रदेश से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, कौन कौन से जनपद आते हैं? देखिएगा जालौन आता है बुंदेलखंड के अंतर्गत, हमीरपुर आपका आता है। ठीक है, बांदा हो गया आपके, महोबा। ठीक है, तो बुंदेलखंड में आपके कौन कौन से आते हैं? चित्रकूट आता है। ठीक है, देखिए 5 मैंने यहां पर लिख दिए हैं, 5 मैंने यहां पर लिख दिए हैं। क्या 5 ही आते हैं या इसके अलावा भी कुछ और आपका आता है? ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि बुंदेलखंड में जिलों की संख्या कितनी है, सिर्फ इतनी बता दीजिएगा। आर्थिक जनपद कितने हैं, क्योंकि ये तो प्रश्न आपके पेपर में आना ही आने वाला है। 2 और हैं, 5 जी हैं, 2 और हैं, कितने हो गए आपके? 7 हो गए। 2 मैंने नहीं लिखे, 2 मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कुछ तो काम आप भी करिएगा वरना आप रिवीजन नहीं करके आएंगे। ठीक है, होमवर्क है। क्या है? 2 जनपदों को लिखना है जो कि आपके होमवर्क में। ठीक है, अच्छा हमने जिंदगी में क्या छोड़ा और क्या पाया? प्रश्न सबसे बड़ा बनता है कि जिंदगी में हमने छोड़ा आखिर क्या, पाया आखिर क्या? देखिएगा हमसे इंटर क्लास के बाद में होमवर्क छूट गया। ठीक है, इंटर क्लास के बाद में हमसे क्या होमवर्क छूट गया, और जब हमसे होमवर्क छूट गया तो हमारी
जो जिम्मेदारियां थी, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसको क्या हो गया, वो खत्म हो गई आपकी, वो तो समाप्त हो गई ना। जब वो समाप्त हो गई आपकी, तो आपने अपने हक का पढ़ना छोड़ दिया। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि आप अगर 11वां प्रैक्टिस सेट पढ़ते हैं तो क्या करना होगा आपको, पिछले के 10 प्रैक्टिस सेट पे एक एक सवाल आपको याद होना चाहिए, तब आप 11वीं की तरफ मूव करिएगा। वरना आप 11वां पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप पढ़िएगा, नहीं पढ़े हैं तो दोबारा से जाके पढ़िएगा वहां पर। तो ऐसे सिलेबस की तैयारी होती है, ऐसे सिलेबस की तैयारी नहीं होती कि ऑटोमेटिकल चल रही है भाई नैया, जहां से कर लगे मझधार की नैया राम के भरोसे, जहां चल रही है वहां नहीं, क्योंकि पढ़ोगे नहीं ना तो कोई भी पेपर सही नहीं करा सकता आपका। ठीक है, तो पेपर सही करने के लिए आपको पढ़ना होगा और बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ना होगा, अन्यथा आपका पेपर सही होने वाला नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, जानकारी पहले से ही देना आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो होमवर्क हमने छोड़ दिया, इंटर के बाद हाई स्कूल के बाद होमवर्क छोड़ दिया, आप कोई होमवर्क है नहीं, अब सेल्फ स्टडी है जो भी आप लोग करते हो। ठीक है, तो आपको 2 जिलों के नाम कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं कि भाई बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। 7 है, मैंने आपको 5 बता दिए हैं, 2 आपको बताने हैं कि भाई मेरे 2 क्या होंगे, ये बिल्कुल आप बताइएगा। ठीक है, तभी मुझे लगेगा कि आप कुछ बता रहे हैं। ठीक है, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई है। भारत में वैदिक सभ्यता, आपने अगर मेरी कई सारी वीडियो पढ़ी हुई है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में, अगर आप पढ़िएगा तो आपको लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हर क्लास से रिलेटेड पढ़ी है, टीजीटी से रिलेटेड पढ़ी है, पीजीटी से रिलेटेड पढ़ी है, यूपी पीसीएस से रिलेटेड पढ़ी है, नॉर्मल यूपी पैट के पेपर से भी रिलेटेड पढ़ी है। आपके सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो हमारी आपके प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएंगी। तो देखिएगा क्या है, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई है। तो भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, प्रश्न तो ये था। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे 2 सभ्यताएं थी, एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, और एक अगर बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। सभ्यता को क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, एक आपके वैदिक सभ्यता, राइट। तो 2 प्रकार की सभ्यता आपकी हो गई। अब 2 प्रकार की सभ्यता में सबसे प्राचीन क्या थी, देखिएगा जब तक वैदिक सभ्यता चल रही थी तब तक प्राचीन सबसे वैदिक सभ्यता थी, और अब सबसे प्राचीन आपकी सिंधु घाटी सभ्यता होगी, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि हड़प्पा इसका खोजा गया पहला स्थल था। तो ये बात पहले ही बन चुकी थी कि जो पहला स्थल खोजा जाएगा उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम रख दिया जाएगा, तो इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। पॉइंट बनता है कि भाई सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, सबसे पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता है या सबसे पुरानी वैदिक सभ्यता है। तो अब देखिएगा, सबसे पुरानी आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता, वो भी आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। कौन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो कैसी थी, नगरीय थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी। और वैदिक सभ्यता कैसी है, तो वैदिक सभ्यता की अगर बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता कैसी है, आपके ग्रामीण सभ्यता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आपके ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता आपकी कैसी है, ग्रामीण सभ्यता है, और ये आपकी कैसी सभ्यता है, ये आपकी नगरीय सभ्यता है। ठीक है, ये आपकी नगरीय सभ्यता है, वो सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, अब इस पे पॉइंट ये बनता है कि भाई इसकी खोज किसने करी, तो इसकी तो खोज हुई थी, किसने करी थी, 1931 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, किसने की थी, दयाराम साहनी ने। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट तो ये बनता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता इसका खोजा गया पहला स्थल था, इसीलिए इसे हड़प्पा नाम दिया गया। लेकिन हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के किनारे है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। यही तो दोस्तों आपके लिए एक अलग से इंसेटिव लिया गया है यहाँ पर कि आपको समझाने की प्रक्रिया पूरी करी जाएगी, रटवाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, रटाते तो है नहीं, रटाने से कभी कुछ बनता नहीं। हम यहाँ पर आपको इतना समझा देंगे कि आप घर पे जाकर रटिएगा, यहाँ अगर आप रटते हैं तो आपको काम यहाँ पर नहीं चलने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट स्पेशल तरीके से बताता हूँ। ठीक है, तो ये क्या ग्रामीण सभ्यता है, और वो कैसी है आपकी, तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है, 2 नदियों के बीच की भूमि। क्या होता है, 2 नदियों के बीच की भूमि, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है। क्या होता है, 2 नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, तो देखिएगा ग्रामीण सभ्यता। अब देखिएगा प्रश्न है कि भारत में वैदिक सभ्यता,
नदी के किनारे विकसित हुई। अब वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, ये भी तो प्रश्न बनता है। तो देखिएगा वैदिक सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण नदी क्या थी। अब दो नदियों की चर्चा की जाएगी, सबसे महत्वपूर्ण नदी। तो वैदिक सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण नदी क्या थी। तो वैदिक सभ्यता की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी थी वो थी सिंधु। और वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी क्या थी। तो वैदिक सभ्यता की सबसे जो पवित्र नदी थी वो क्या थी, वो आपकी सरस्वती थी। क्या थी, सरस्वती नदी थी। तो वैदिक सभ्यता की जो सबसे पवित्र नदी थी वो क्या थी आपकी, सरस्वती नदी। आंसर क्या होगा, सरस्वती नदी। और जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो क्या थी, सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण थी। इस पर कंफ्यूजन है बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे नोटबुक्स में कंफ्यूजन करके गलत शब्द लिख दिए हैं वहां पर। लेकिन आपको गलत यहां पर नहीं देखना है, आपको जो बता रहे हैं भाई ठीक है, भाई पेपर ने, भाई आयोग ने आज तक माना है, ठीक है। तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि क्या है, आपके सरस्वती नदी है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम पढ़ ही रहे हैं तो देखिए गोदावरी नदी की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा व ताप्ती क्या करती हैं, ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं, ठीक है। तापी नदी है, ताप्ती नदी नहीं है, ठीक है। तो नर्मदा व ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं, और कहां गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं आपके, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में कोई भी अंतर नहीं बचा होगा शायद। कितना बड़ा प्रश्न है, कितना बड़ा प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा। क्या होगा, एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दर्जा दिया गया था अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, तो उससे कौन सा आर्टिकल संबंधित है। प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है, अब मुझे लग रहा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहला तो यह है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दर्जा किस आयोग ने दिया था, किस अधिनियम के द्वारा बना था। तो देखिएगा 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2018 के अनुसार, इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न जरूर आपसे पेपर में पूछा जाएगा। 102वां संविधान संशोधन 2018 के अनुसार, है ना, जो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्या संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, किस अनुच्छेद के तहत, 102 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, 102 के तहत, ठीक है। 102 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इसमें जो आर्टिकल लगाया गया था 338 बी लगाया गया था, 338 बी का फर्स्ट नंबर लगाया गया था इसके लिए, ठीक है। याद रखिएगा, डायरेक्टली आप लोग याद कर लीजिएगा। संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा, संशोधन, संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली हमने, दक्षिण अफ्रीका से। संशोधन की प्रक्रिया को हमने लिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी में संशोधन कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है, तो भाग नंबर आपके 20 में है। भाग नंबर आपके 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है आपके भाग नंबर 20 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक इख्तियार अलउद्दीन अल्तुनिया ने राजा रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद कर लिया था। रजिया सुल्तान, नाम बड़ा स्पेशल, काम बड़ा स्पेशल, ठीक है। बहुत छोटी महिला थी रजिया सुल्तान, लाल कपड़े पहनकर सिंहासन पर बैठ गई। रजिया सुल्तान कब बैठी सिंहासन पर, 1236 से लेकर 1240 तक, ठीक है। 1236 से लेकर 1240 तक क्यों बैठी आखिर, देखिएगा इल्तुतमिश की पुत्री थी। जब इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठे 1211 से लेकर 1236 तक, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली थी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश से संबंधित थे, गुलाम वंश के संस्थापक थे। उनके दामाद जिन्हें हम कहते हैं इल्तुतमिश,
जिन्होंने 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया, और उन्हीं की पुत्री थी रजिया सुल्तान। तो देखिएगा मध्यकालीन भारत में यानी कि 1206 से लेकर अगर हम चले पूरे कहां तक, आपके 1707 तक, तो कोई भी महिला शासका नहीं थी। यानी कि मध्यकालीन भारत में एकमात्र महिला शासका जो कि मुस्लिम थी, क्या नाम था, रजिया सुल्तान, जिसका शासन था 1236 से लेकर 1240 तक इसका शासन था। अल्तुनिया से शादी कर ली थी इसने। अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित किस किले में कैद किया था? कैद करने के बाद उसने शादी कर ली थी। ऑप्शन की अगर अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। पहला पॉइंट यह है कि मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासका और अंतिम भी, पहली महिला शासका और अंतिम भी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान किसे कहते हैं? तो वास्तविक सुल्तान कहते हैं इल्तुतमिश को। बहुत बड़ा फैक्ट बताने वाला हूं इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, देखिएगा दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक राजधानी लाहौर थी। कहां थी? लाहौर थी। प्रश्न बनेगा दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया? क्या नाम था? इल्तुतमिश। दूसरा पॉइंट, सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहां का गवर्नर था? तो सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं यूपी का गवर्नर था। ठीक है, बदायूं यूपी का गवर्नर था। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये आप ही को याद रखना है। ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मलिक इख्तियार उल दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? उसके बाद शादी भी हो गई और किले में कैद भी कर ली। ठीक है, लोकसभा की बहस जो होगी वो किस भाषा में की जाएगी? ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी व अंग्रेजी दोनों में। लोकसभा की अगर बात करेंगे तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया, जिसमें बताया गया कि न्यूनतम आयु इलेक्शन लड़ने की कितनी है? आपके 25 वर्ष है, और कार्यकाल जो है वो आपका कितना है? 5 वर्ष है। कार्यकाल कितना है? आपके 5 वर्ष है। ठीक है, कितना है? 5 वर्ष। बात सिर्फ लोकसभा की होगी। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष पहले कौन थे? तो हम कह सकते हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मालवंकर थे। जीबी मालवंकर थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मालवंकर थे। और अगर बात करें कि पहले जनजातीय अध्यक्ष कौन थे, वही प्रश्न बता रहा हूं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पीए सांगमा। पीए सांगमा पहले जनजातीय अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सुनते रहिएगा, फिर भी आपको याद हो जाएगी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फर्स्ट वुमेन लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी आपकी? मीरा कुमार। अगर द्वितीय की बात करें कि द्वितीय कौन थी, तो द्वितीय की बात करेंगे सुमित्रा महाजन। तो दो ही महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, एक आपकी सुमित्रा महाजन यानी कि, और एक आपकी मीरा कुमार। दो ही लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी। इनको ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, महिलाओं का राज है। अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स दिवस कब बनाते हैं? ठीक है, तो बताइए कब बनाते हैं? 8 मार्च को बनाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा की बहस हम दोनों में कर सकते हैं। संसद के लिए एक आर्टिकल बनाए गए हैं, आर्टिकल नंबर 120। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को हिंदी व अंग्रेजी नहीं आती है तो उसकी मातृभाषा में भी उससे संवाद हो सकता है। ठीक है, तो भाषाओं से संबंधित आर्टिकल आपका कौन सा है? 120 है, जो कि संसद के लिए शक्ति प्रदान करता है। जरूरी नहीं कि आपको हिंदी आती हो, जरूरी नहीं आपको इंग्लिश आती हो। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता तो आप अपनी मातृभाषा में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर अगर बात करें 343 के अंतर्गत क्या कहा गया कि हिंदी संघ की राजभाषा। देखिएगा, संघ की राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा का भारतीय संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है। तो राष्ट्रीय भाषा भारतीय संविधान में है ही नहीं, तो संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि कैसी होगी? लिपि आपके देवनागरी होगी। लिपि मतलब होता लेखन की कला, यानी कि लिखने की कला। ठीक है,
लिखने की कला को लिपि कहते हैं और राजभाषा है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, सिर्फ राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुशासनिक शक्तियों से संबंधित है? ठीक है, एक आर्टिकल आपका जो पीछा नहीं छोड़ता वो होता है 143। कौन सा आर्टिकल? 143 आर्टिकल प्यार से संबंधित है। भाई प्यार किससे है? राष्ट्रपति को प्यार है, किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय से प्यार है, किसे? राष्ट्रपति को। तो भाई राष्ट्रपति के परामर्श की शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? 143 के तहत दी जाती है। यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त करता है 143। आप किसी से भी परामर्श कर सकते हैं। 143 किसका मतलब क्या होता है? सबको पता है, एकदम नंबर 1 वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रपति परामर्श करेगा सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, आंसर क्या होगा? 140। 140 आर्टिकल होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र के संदर्भ में सही है? तो कराची सत्र, भाई कराची सत्र क्या बात है कराची सत्र की। ठीक है, गांधी इरबन संधि की पुष्टि हुई थी। तो गांधी इरबन समझौता आखिर हुआ किस तब कब था? 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरबन समझौता हुआ था। महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की, कब की थी? तो 1924 में। कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव दिया गया था, कब आया था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आया था। देखिए घटनाओं का भी क्रम लिखा जा सकता है। इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन कब आरंभ किया गया था? जो तुर्की के सुल्तानों के विरुद्ध था, 1919 में। देखिएगा ए पॉइंट आपके घटनाओं का क्रम भी आ सकता है। ठीक है, घटनाओं का क्रम भी आ सकता है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। क्या आ सकता है? घटनाओं का क्रम भी आ सकता है। कराची अधिवेशन ही है जिसमें आपके मूल अधिकारों को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? मूल अधिकारों को किस अधिवेशन में जोड़ा गया था? कराची के अधिवेशन 1931 में लाए गए थे। ठीक है, तो कराची का अधिवेशन याद रखिएगा। क्या होगा आंसर? गांधी इरविन समझौते की पुष्टि हुई थी। क्या होगा? गांधी इरविन समझौते की पुष्टि हुई थी। और गांधी इरविन यानी कि लॉर्ड इरविन की बात की जा रही है जी। इसी में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी इरविन समझौते में ही कहा सकता था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। ठीक है, तो देखिए इरविन समझौता, तो इरविन जो रहे थे 1926 से लेकर 1931 तक भारत के वायसराय रहे थे। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन आपके, ठीक है, तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो लॉर्ड इरविन के समय पर हुआ था। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब द्वितीय हुआ था तो पद पर कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन थे। तो पद पर कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन थे, जो कि 1936 से लेकर 1931 से लेकर 1936 तक रहे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भी यही व्यक्ति थे। कौन थे? वेलिंगटन थे। 1935 का अधिनियम आया, फिर भी कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेलिंगटन थे। 1942 में अगर बात करेंगे तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। लॉर्ड लिनलिथगो थे, क्योंकि वेलिंगटन के बाद जो गवर्नर बने थे 1936 से लेकर 1942 तक जो गवर्नर बने थे, कौन बना था? लॉर्ड लिनलिथगो को। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आंसर आपको मिल चुका होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मिल चुका है। मुझे तो ये उम्मीद आ रही है कि बहुत अच्छी तरीके से आपको आंसर मिल चुका है। ठीक है, आंसर 17 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर, कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के
पुनर्गठन को संवैधानिक स्वरूप बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। क्या है? 10वां संशोधन, 7वां संशोधन, 14 या छठा संविधान संशोधन। ठीक है, भाषा के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप में बदलने के प्राथमिक उद्देश्य से पारित किया गया था? भाई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, देखिएगा हर प्रश्न की फुल डिटेल में चर्चा की है, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसकी चर्चा मैंने फुल डिटेल में नहीं की है। ठीक है, देखिएगा मैं अगर इसमें आपसे बात अगर करूं तो संशोधन, तो अभी तो मैंने पढ़ा था कि संविधान संशोधन होते हैं हमारे, क्या होते हैं? संविधान संशोधन होते हैं हमारे पास में। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली जाती है वो भारतीय संविधान के 25 भाग हो गए हैं, भाग नंबर आपके किस में ली जाती है? तो भाग नंबर 20 के अंतर्गत रखी जाती है, अनुच्छेद नंबर 368 के तहत। 368 के तहत किस देश से हमने ली है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मात्र एक ही चीज ली है भारतीय संविधान में, जिसे हम कहते हैं संशोधन की प्रक्रिया। ठीक, एक ही चीज हमने ली है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। संशोधन 3 प्रकार से कर सकते हैं, साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, राज्य विधानसभाओं के समर्थन से विशेष बहुमत के द्वारा भी संशोधन भारतीय संविधान में किया सकता है। विशेष बहुमत के द्वारा, टोटल में हम साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकते हैं, लेकिन विशेष बहुमत के द्वारा हम सिर्फ मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में ही संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा भाषा के भारत में संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन? तो सबसे पहला पुनर्गठित होने वाला राज्य कौन सा था? आपका आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया था। किस आधार पर बनाया गया था? भाषा के आधार पर। ठीक है, वो संवैधानिक रूप में बदलने का प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया। अब इसने पूछा कि ये नहीं पूछा कि कौन सा राज्य बना, वो मैं आपको शायद प्रैक्टिस नंबर पहले में पहला ही प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया, आप चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस नंबर पहले में पहला प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब देखिएगा आंध्र प्रदेश तो है, लेकिन कब? 1956 में। तो इसके लिए संशोधन पूछा है, 10वां, 7वां, चौथा या? ठीक, तो कौन सा संशोधन होगा? 7 संविधान संशोधन। मैं कह सकता हूं 7 संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। राइट आंसर क्या है? 1956 में। और भी देखिएगा इस बारे में, देखिएगा तो यहां तक की तो हमने पढ़ लिया कि 1956 में 7वां संविधान संशोधन भाषा के पुनर्गठन के लिए आया था। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग राज्यों के राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल, राज्यपाल, एक राज्यपाल, आर्टिकल नंबर 153 राज्यपाल से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 153, तो राज्यपाल, एक राज्यपाल एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। किस संशोधन के तहत? 7वां संविधान संशोधन। दूसरा क्लास पॉइंट मैंने बताया, क्लासिकल पॉइंट एकदम, कि भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 153 रखा जो कि राज्यपाल से संबंधित है, उसमें 7वां संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया और कहा गया कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। बात कुछ समझ में आई? ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा 7वां संविधान संशोधन। क्या होगा? 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मात्र 18 पे पहुंचे हैं, उपाधियों का अंत करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के लिए स्वतंत्र पद का प्रावधान करता है? अगर मैं इसको बोलूं तो इसको मैं शॉर्टकट में बोल सकता हूं कैग। क्या बोल सकता हूं? कैग। कैग का कार्यकाल जो होता है वो या तो 6 वर्ष होता है, या हम कह सकते हैं 65 वर्ष होता है। ठीक है, 65 वर्ष होता है। कौन इनकी नियुक्ति करता है? तो भाई इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। और इनके जो पद का प्रावधान लिया गया वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और किस आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं कैग की नियुक्ति? तो 148 के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह भारत में महान्यायवादी होते हैं आपके, भारत के महान्यायवादी भी आपके होते हैं। तो भारत के महान्यायवादी देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। तो इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाएगी? इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत। ये राज्य के सर्वोच्च, भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार आपके राज्य का अधिवक्ता होते हैं। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राज्य का अधिवक्ता।
अब राज्य का अधिवक्ता क्या करेंगे, तो राज्य के अधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल जी करते हैं और इनकी इस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति की जाती है 165 के अंतर्गत। 165 के अंतर्गत ये राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, ये देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, भारत के महान्यायवादी। क्वेश्चन है हमारा कैग से, कैग आपका 148, ठीक है। 343 अभी हमने पढ़ा, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है 124 के अंतर्गत। 110 में क्या है आपके, धन विधेयक। 110 में क्या है आपके, धन विधेयक, ठीक है। 110 में आपके धन विधेयक है, ठीक, याद रखिएगा। 110 में क्या है, धन विधेयक है आपके, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है आपके, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। कितने हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट, तो भारत में एक ही तो सुप्रीम कोर्ट है मात्र। कितना सुप्रीम कोर्ट है भारत में, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि स्वराज पार्टी की स्थापना के द्वारा की गई। तो स्वराज पार्टी की स्थापना देखिएगा 1 जनवरी को स्थापना की गई थी 1923 में। 1 जनवरी 1923 को स्थापना की गई थी स्वराज पार्टी की। कहां पर की गई थी, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में स्थापना की गई थी। 2 व्यक्ति बहुत ही प्रमुख थे, एक तो चित्तरंजन दास और दूसरे आपके मोतीलाल नेहरू। 2 व्यक्ति, ये महासचिव थे, वो अध्यक्ष थे यहाँ पर। चित्तरंजन दास कौन थे, अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू कौन थे, महासचिव थे इसके। स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी बना दी। चित्तरंजन दास को कहते हैं ए फ्रेंड ऑफ नेशन, ए फ्रेंड ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि हिंदी में अगर हम बोले तो इन्हें क्या कहते हैं, देश बंधु कहते हैं। ये फ्रेंड ऑफ नेशन, देश बंधु कहते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड ऑफ नेशन यानी कि देश बंधु कहते हैं। कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी चित्तरंजन दास ने, ठीक है। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास थे। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है, पढ़िएगा जरूर इसको, इंडियन स्ट्रगल को पढ़िएगा जरूर। यानी कि बहुत ज्यादा संघर्ष किया था, भारतीय संघर्ष भी बोल सकते हैं। चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को बनाई, मुख्यालय इलाहाबाद में बनाया था। मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। यहाँ पर प्रश्न जो बनेगा वो इन्हीं से कुछ संबंधित बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ये बात याद रखिएगा। फिर पॉइंट देखते हैं कि फ्रेंड ऑफ नेशन मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे। चित्तरंजन दास वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। देखिएगा महात्मा गांधी के भी राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी का भी कोई तालमेल नहीं था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे आपके, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। और अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, महादेव रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, ठीक है। महादेव रानाडे क्या है आपके, महादेव रानाडे थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी यहां पर हो गए आपके, और बाकी इस क्वेश्चन का आंसर भी, आंसर नंबर बी आपका राइट हो गया। आंसर नंबर बी देख लीजिएगा, ठीक है। चमक रहा है एकदम स्पेशल तरह से, है ना, एकदम अच्छी तरह से चमक रहा होगा आप लोगों को। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे। एकदम जबरदस्त प्रश्न, जबरदस्त बातें करी जा रही हैं, क्वेश्चन भी जबरदस्त आ रहे हैं। कौन है, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे। जगदीश भगवती, बी के आर बी राव, कौशिक बासु, मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहते हैं, मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहते हैं, बी के आर बी राव, ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय, सबसे पहले राष्ट्रीय आय किसने करी थी, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। किसने, दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है,
ग्लोबलाइजेशन इसका, ठीक है। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? सभी लोग जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिक्स्ड है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था तो आपकी मिक्स्ड हो गई, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई, बात भी सही है। आखिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो, लेकिन किस टाइप से है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो भारत की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रों का भी अस्तित्व है, यानी कि जिसमें निजी क्षेत्र भी शामिल होता है और जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी शामिल होता है। जिसमें निजी क्षेत्र भी शामिल होता है, सार्वजनिक क्षेत्र भी शामिल होता है, ठीक है। दोनों का अस्तित्व क्या होता है? सेम होता है। दोनों का अस्तित्व क्या होगा? सेम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो वहां पर जो अर्थव्यवस्था होती है वो कैसी होती है? आपकी मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? तो भारत की अर्थव्यवस्था आपके एग्रीकल्चर पर आधारित है। जब पहला बजट उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने जब भारत में पहला बजट तैयार किया था उत्तर प्रदेश के लिए, तो वो बजट आपका कृषि आधारित था। कैसा था? कृषि आधारित बजट था, ठीक है। कृषि का जनक किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को कृषि का जनक कहते हैं। किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को कृषि का जनक कहते हैं, ठीक है। और हरित क्रांति का जनक भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो भारत का क्या है? बाह्य ऋणों में वृद्धि गलत है, बिल्कुल एकदम गलत है। बाह्य ऋणों में वृद्धि तो नहीं हो सकता। ग्लोबलाइजेशन का मतलब दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों में कम से कम हस्तक्षेप करना, बिल्कुल। मैं आगे का पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि यही आंसर होगा। विदेश में नया व्यापार शुरू करना, आयात प्रतिस्थान करने के लिए सरल योजना लगाना, ये कुछ नहीं होता, ठीक है। एक का सब गलत है आपके। ऑप्शन आपका बी वाला ही ठीक है। क्या है? बी वाला ही राइट आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? अब ये देखिएगा, ये भी प्रश्न उसी प्रकार का है, ठीक है। तो 1 डिग्री के भीतर है, दो प्रश्न आपके बना दिए गए, ठीक है। 1 डिग्री के भीतर है, कितना? लगभग 1 डिग्री के भीतर है। रोहतांग और सिक्किम का, लिपुलेख और उत्तराखंड का, बोमडिला हिमाचल प्रदेश और आपके नाथुला अरुणाचल प्रदेश। ये भाई क्वेश्चन गलत हो गया आपका, ठीक है। ये प्रश्न ए होगा कि कौन सा दर्रा जो है वो आपका सही नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न मुझे तो गलत लग रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए दर्रे बात कर लेते हैं, ये तो सब आपके दर्रे ही हैं, ठीक है। आपका इसमें ए होगा कि कौन सा दर्रा आपका सही है, ठीक है। जैसे आपका रोहतांग दर्रा कहां पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। रोहतांग दर्रा आपके कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, तो ये तो ठीक है आपका। बोमडिला आपके कहां पर है? ठीक है। नाथुला आपके सिक्किम में है। बोमडिला आपके कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी ठीक है। तो इसलिए प्रश्न की अगर बात करें जाए तो प्रश्न इसका सही वाला होगा, यानी कि ए वाला होगा, कि ए वाला ठीक है, ठीक है। चलिएगा कोई बात नहीं, प्रश्न को थोड़ा का गलत कर लीजिएगा, लेकिन रोहतांग दर्रे के बारे में बात हमने कर ली है, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 को बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। दोबारा से फिर से ले लेंगे इस प्रश्न को। क्या था? बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े व सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है? क्या प्रश्न है? बैंकों द्वारा, बैंकों का बैंक कौन कहलाता? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक कहलाता है, जिसे भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं। स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन 2 साल के बाद मुख्यालय कोलकाता से हटाकर बंबई स्थायी स्थापित कर दिया गया। तो अब मुख्यालय कहाँ है? आपके बंबई में है। पहले मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में था, बस समझिएगा, ठीक है। अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रधान उधार दर, परिशोधन दर, परिवर्तनीय दर, छूट की दर, क्या कहते हैं? प्रधान उधार दर कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बैंक इकोनॉमिक्स से रिलेट क्वेश्चन करेगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है? तो भाई केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है। देखिएगा, महाराष्ट्र की झील का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, लोनार। लोनार कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में है, लोनार झील, ठीक है।
केरल में बात करेंगे, केरल में आपकी वेवनाथ झील है। वेवनाथ झील कहां पर है? केरल में है। अष्टमुडी झील कहां पर है? आपके केरल में है। अष्टमुडी भी आपके कहां पर है? केरल में है। लोनार भाई याद रखिएगा। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कौन सी है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी के किनारे स्थित है, जिसे पुलिकट झील कहते हैं। कौन सी झील स्थित है? आपकी पुलिकट झील स्थित है। ठीक है, तो याद रखिए कौन सी झील स्थित है? आपके पुलिकट झील स्थित है यहाँ पर। तो ये याद रखिएगा यहाँ से। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा वो तो आपको पता ही चल गया आपको, क्या होगा? केरल। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? केरल। ठीक है, केरल इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा, एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए अम्ब्रेला संगठन है। पूछा है कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, बस इतनी सी बात से पूछिए, इतना बड़ा क्वेश्चन बना के पूछिए। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया है और इतनी छोटी सी बात पूछी है, तो याद रखिए क्या होगा? नॉन कैश पेमेंट्स ऑफ ऑपरेटिव इंक, नॉन कैश पेमेंट्स कोऑपरेशन, नेशनल पेमेंट ऑफ कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक है। नेट पेमेंट्स कंपनी इंक, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। देखिएगा, नेशनल पेमेंट्स ऑफ कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्रों से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? कौन सा बांध ऐसा है जिसे बनाया जाता है? डेसीबियर, डेब्रिस, कॉफ डेंस्टेन डिसेंट डिटेंशन या इंपाउंडिंग? कौन सा बांध ऐसा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्रों में पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? क्या गजब का प्रश्न है भाई, पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है, कौन सा बांध ऐसा है? ये तो बहुत बड़े प्रश्न है, आपके यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और यूपी पीसीएस में नहीं, मैं अगर कहूं इसको तो एमपी पीसीएस का प्रश्न है। एमपी पीसीएस का प्रश्न है, ये याद रखिए। किसका प्रश्न है? आपके एमपी पीसीएस का। डेब्रिस, कॉपर, क्या होगा आंसर? बी। बी वाला आंसर राइट होगा आपका। ठीक है, याद रखिए बी वाला आंसर राइट होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म दिवस, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे और 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन। राइट, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन की बात अगर करें तो हाइड्रोजन की खोज किसने करी? सबसे पहला पॉइंट है कि हाइड्रोजन की खोज किसने करी। तो अगर हाइड्रोजन की खोज की बात करेंगे तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। देखिए पॉइंट समझ लीजिएगा, हाइड्रोजन की खोज किसने करी? हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज करी थी हेनरी कैवेंडिश ने, हाइड्रोजन की खोज कर दी थी। ठीक है, अब हाइड्रोजन को खोजा था हेनरी कैवेंडिश ने, तो हाइड्रोजन अपने समस्थानिकों के साथ आया था। देखिए आवर्त सारणी में कहीं भी स्थान नहीं है लेकिन फिर भी चल रहा था। आवर्त सारणियों में भाई कहीं भी स्थान नहीं है फिर भी चल रहा था। क्या चल रहा था? आवर्त सारणियों में स्थान नहीं था, आवारा अनाथ एलिमेंट्स है जो फिर भी चल रहा था। क्या बोलते हैं इसे? हम प्रोटियम, इसे बोलते हैं प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं ट्राइटियम। क्या बोलते हैं? ट्राइटियम बोलते हैं। या हम इसको कट करके बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रीटियम बोल सकते हैं, ट्रीटियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। ये आपके क्या है? समस्थानिक है। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, परमाणु क्रमांक समान हो। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं बनज बन, तो बनज बन में ए क्या है? ऊपर वाला एक क्या है? परमाणु भार, इसके हम परमाणु भार मान सकते हैं। और इसे क्या मान सकते हैं? परमाणु क्रमांक। क्या मान सकते हैं? परमाणु क्रमांक। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स, उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। याद रखिएगा, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, कब स्टार्ट हुई? तो देखिएगा 15 अगस्त 1921 में शुरुआत हुई, 15 अगस्त 1921 में। ठीक है,
भारत के संविधान का भाग 18, भारतीय संविधान का भाग 18, सॉरी भारतीय संविधान का भाग 18 नहीं है, 18 में आपको अब बता दूंगा कि भारतीय संविधान का भाग 18 जो आपके आपातकालीन संबंध से ही संबंधित है, 8 की बात की जा रही है। भारतीय संविधान का भाग 8, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 8 की बात की जा रही है, राज्यों से संबंधित है। तो देखिएगा राज्य सरकार से आपका भारतीय संविधान में भाग 6 से संबंधित है। 5 किससे संबंधित होगा? तो 5 आपके केंद्र सरकार से संबंधित होगा, ठीक है। नगर पालिकाएं आपके किस भाग में आती हैं? तो नगर पालिकाओं की अगर बात करेंगे तो 9B में आती हैं, 9B में आपकी नगर पालिकाएं आती हैं। केंद्र शासित प्रदेश आपके किस भाग में आते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश आपके भाग नंबर 8 में आते हैं। किसमें आते हैं? भाग नंबर 8 में। पंचायतें आपकी किस में आती हैं? भाग नंबर 9 में आती हैं। भाग नंबर 9 में आपके क्या आती हैं? पंचायतें आती हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, है ना। और भी आपके बहुत सारे भाग हैं, जैसे भाग नंबर अगर बात करें, अनुच्छेद लिख गया, ठीक है। भाग अगर बात करें भाग नंबर 15, ठीक है, भाग नंबर 15 में बात करें तो निर्वाचन आयोग आता है। कौन आता है? निर्वाचन आयोग आता है। भाग नंबर 20 देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाग नंबर 20 की अगर बात करेंगे तो संविधान संशोधन आते हैं आपके। भाग नंबर 20 में क्या आता? संविधान संशोधन, ठीक है, भाग नंबर 20 आपके संविधान संशोधन। ऐसे ही अगर भाग नंबर हम 18 की बात करें, ठीक है, भाग नंबर 18 की बात करें तो आपातकालीन उपबंध आते हैं आपके। आपातकालीन उपबंध आपके आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं? आपातकालीन उपबंध आपके आते हैं। ऐसे बहुत सारे भाग हैं। भाग नंबर अगर 5 की बात करेंगे तो आपकी केंद्र सरकार आती है। क्या आती है? केंद्र सरकार आपके आती है, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो 25 भागों को जो हमने आपको पढ़ाए हैं, फुल डिटेल में आप संविधान की प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो किससे संबंधित है? आपके इससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों का रोजगार मिल सकता है या दिया जाता है मनरेगा के तहत? मनरेगा 2 फरवरी 2006 में आई थी आपके, 2009 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था। कितने दिनों का रोजगार मिलता है? तो 100 दिनों का। कितने दिनों का? आपके 100 दिनों का, ठीक है। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? तो प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? एडवन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने, गलत है। जॉन बार्बर ने, ये भी एडविन बर्ड ने भी गलत किया था। निकोलस कॉलन ने किया था। बिल्कुल सिंपल है ये तो, डायरेक्टली आपने इंटर में भी पढ़ा होगा भाई। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो अमर्त्य सेन को देखिए, मैंने हर क्लास में आपके अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्नों का डिस्कस किया है और आपके नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्नों का भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर लास्ट ईयर प्रश्न आपका पूछा गया था, उसको देखिएगा 1998 में। कब मिला था? 1998 में। जैसे इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वैसे इन्हें 1 साल के बाद भारत रत्न की भी प्राप्ति हो गई। तो भारत रत्न भी इन्हें मिला 1999 में, ठीक है। सबको पता है कि 6 क्षेत्रों में नोबेल दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल। तो दोस्त 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। सब क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं, सबके सब, ठीक है, सबके सब क्षेत्र बताए हैं। आप पहले से पढ़िएगा, आपको जीके में कभी भी परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, 1928 में किसने खोज की? किसने खोज की कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। ये देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर बात करें इस प्रश्न की तो देखिएगा इस प्रश्न से सिर्फ एक शब्द से इसका आंसर निकल सकता है। अगर एक शब्द मैं इसमें उठा लूं कि प्रकीर्णित, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा किससे होता है? रंगों से। तो जो भी प्रकीर्णन की चीजें होती हैं, जो भी आपके प्रकीर्णन की चीजें होती हैं वो किससे संबंधित होंगी? रंगों से। जैसे आसमान का रंग नीला किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष पर खड़े होंगे तो आकाश का रंग कैसा? काला, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। यानी कि जहां पर रंगों की बात होगी वहां पर किसकी बात होगी? प्रकीर्णन की बात होगी। और वहां पर किसकी बात होगी? सीवी रमन की बात होगी। किसकी? सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 में मिला था पुरस्कार।
किसका पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। भौतिक में नोबेल पुरस्कार पहले विजेता सीवी रमन। सीवी रमन नोबेल पुरस्कार के पहले विजेता रहे आपके। नोबेल पुरस्कार के पहले विजेता कौन है? सीवी रमन है आपके। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ठीक है, बताइएगा। सरकारी सेवा के लिए, साहित्यिक सेवा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, किसके लिए दिया जाता है? तो अगर मैं बोलूं तो आपके अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसे प्रश्न बल्लाहार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम किसकी है? आपके केरल की है। मलयालम किसकी भाषा है? आपके केरल की है। ठीक है, तमिल, तमिलनाडु, अंग्रेजी आपकी बहुत जगह बोली जाती है, क्या होगी? सिंगली। क्या होगी आपकी? सिंगली। ठीक है, अगर श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? सीलेन, या हम इसे कह सकते हैं पूर्व का मोती। पूर्व का मोती भी कह सकते हैं, सीलेन भी कह सकते हैं। ठीक है, पूर्व का मोती भी कह सकते हैं, सीलेन भी कह सकते हैं इसे हम। और इसकी जो प्राचीन राजधानी थी, अभी देखिएगा इसकी वर्तमान समय में राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरम कोटी। इससे पहले आपकी कोलंबो थी, और सबसे प्राचीन जो राजधानी थी जो ग्रंथों में मिलती है उसे कहते हैं अनुराधापुर। किस नाम से जानते हैं उसे? अनुराधापुर के नाम से जानते हैं। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। ओलंपिक रिंग को सबसे पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? देखिएगा ऐसे कुछ रिंग होते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो ओलंपिक रिंग को कब प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, एक इसको प्रदर्शित करते हैं महाद्वीपों को। तो ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि किस महाद्वीप को कौन सा प्रदर्शित करेगा। तो महाद्वीप कितने हैं आपके? 5 है ना। महाद्वीप कितने हैं आपके? 7। महासागर कितने हैं आपके? 5। महाद्वीप 7, महासागर आपके 5, याद रखिएगा। तो ये 7 में से कितनों को करता है? 5 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कब हुई थी इसकी? 1913 में। ठीक है, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी इकाबाग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? जिसने हैरी पॉटर लिखी थी उसी ने लिखी थी, जेके रावलिंग। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न, सबसे सिंपल प्रश्न, कौन सी है? संस्कृत। हिंदी को संस्कृत की जननी कहते हैं, और संस्कृत का जनक किसे कहते हैं? महर्षि पाणिनि को कहते हैं। किसे कहते हैं? महर्षि पाणिनि को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? अष्टाध्यायी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, यही उसका नाम भी था। ठीक है, तो 37 प्रश्न है आज के हमारे क्लास में, शायद 38वां प्रश्न यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो भाई देखिएगा, ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल भी होगी आपके लिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आरो यारो से आप साइंस, आप उनकी स्पेशल भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के साथ में। अभी तक हम 10 कर चुके थे, 11वां आज हमने समाप्त कर लिया है। अब हम मिलेंगे नए क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। ठीक है।